जो है वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का लेखा है। जाने कितने जन्मों का। हमारी जो बॉडी है ना, हम लोग मेमोरी कार्ड्स लेते थे पहले, याद है? जब स्टोरेज नहीं मिलती थी फोन्स में, मेमोरी कार्ड में सारे गाने फिर स्टोर कर ले, पिक्चर स्टोर कर लो, करते थे ना, करते थे ना। आजकल हाँ जी ड्राइव आ बिल्कुल। गई है, आजकल ड्राइव आ गई है, गूगल ड्राइव, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो, जिसे हम सोल कहते हैं, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वहां पर भी एक ऐसी ड्राइव है जहां पर पास्ट लाइफ, जो जो हमारे पैटर्न, जो जो हमारी आदतें रही हैं, जो जो हमारे कर्माज रहे हैं, वो वहां पर सेव है। ठीक है, वो वहां पर सेव है। अब होता क्या है कि हम जाने अनजाने वही बिहेव करते हैं जो हमारा पैटर्न सेट होता है। यानी कि हम इस जन्म में भी वही गलतियां करने जा रहे होते हैं। हाँ बोलो। अब जो इस चीज को संभाल लेता है, समझ जाता है, अब आपको पता हो कि आगे जो है कि मतलब रनवे खराब है, तो स्पीड कम करोगे या नहीं करोगे? आपको ये पता हो बारिश का मौसम है, टायर पुराना है, स्लिप कर जाएगा, तो करोगे ना स्पीड कम? हाँ जी। तो ठीक ऐसे ही है। तो आपको ये पता चल जाता है कौन से रिलेशंस ऐसे हैं जिनको हमने कर्जा देना है, कौन सा काम ऐसा है जिसको हम करेंगे हमें सूट कर जाएगा, और कौन सा करेंगे नहीं सूट करेगा। तो अब आपके ऑरा को जो अट्रैक्ट करती हैं चीजें, जो यूनिवर्स ने आपको यूनिवर्सल पावर्स देके भेजा है, अब आप उन रास्तों को अगर चूज कर लेते हैं तो वो अपने आप बढ़ने लग जाती हैं। और वो बातें जो आपको सूट नहीं करते हैं, आप उनको धीरे धीरे करना छोड़ देते हैं। पैटर्न्स तो उधर लेके जाते हैं, धीरे धीरे करना छोड़ देते हैं, तो ऑटोमेटिकली राजयोग बन गया कि या नहीं? हर कुंडली में राजयोग होता है, कई बार आपने सुना होगा, पंडित जी के पास जाते हैं, मेरी कुंडली में अच्छा क्या है, लोग पहला सवाल ये करते हैं। और मेरा पहला जवाब ये होता है, मेरे सामने आके बैठे हो ना, इतने साल के हुए हो ना, अब रोना है तो रोने को अट्रैक्ट करो यूनिवर्स में। समझ में आई बात? तो ज्योतिष चमत्कार नहीं है, ज्योतिष आपका सॉफ्टवेयर है। मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रही हूँ। तो अपने सॉफ्टवेयर को कैसे क्लीन करना है, आप अपने कपड़ों को, अपनी सब चीजों को बड़ा वेल मेंटेन्ड करके चलते हो, लेकिन अपने ग्रहों के साथ दोस्ती करके चलोगे तो अपने आप जिंदगी संवर जाएगी। संवरेगी कि नहीं? है ना? हाँ, तो ये होता है। चलिए ठीक है, ये था हमारा कल तक का। कल हम लोगों ने ये सीखा था ग्रहों का बल राशि परिवर्तन के आधार पे कैसे होता है, कुंडली निकालते कैसे हैं। आप सबने अपनी अपनी कुंडली निकाली भी होगी, तो आप लोगों ने क्या नोटिस किया होगा कि जो कुंडली के नंबर हैं वो एक से शुरू नहीं हो रहे। एम आई राइट? सबके डिफरेंट नंबर आए थे नहीं आए थे? बताओ, जिस जिससे निकाली थी, बोलो। यस मैम। आए थे ना? आए थे ना? एक यस नंबर मैम। नहीं आया था ना? हाँ। तो अब इसको समझते हैं, ऐसा क्यों हुआ था। अब हम सबसे पहले कुंडली रीड करना सीखेंगे। अब एक बात ध्यान रखना, मैं आप लोगों को इस समय अनम्यूट पे रखे हुए हूं, लेकिन आप खुद को म्यूट कर सकते हो। अगर आप में से किसी के घर कोई आवाज आ रही है, आपके बैकग्राउंड में आवाज है, तो कृपया करके खुद को खुद म्यूट कर लेना। अगर क्लास आपकी वजह से ज्यादा डिस्टर्ब होगी तो फिर मुझे आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मुझे सवाल जवाब करने हैं आप लोगों से, तो इसलिए मैं अभी फोर्स म्यूट नहीं कर रही, समझाना है मुझे इसलिए। ठीक है? रोहन जी, रिकॉर्डिंग तो ऑलरेडी ग्रुप में कल भी आई थी, आज भी आएगी। आप अपना ग्रुप चेक करो, रिकॉर्डिंग तो आ ही रही है। मैडम मैंने अपनी कुंडली भेज दी आपके पास। मैंने कुंडली तो देखनी नहीं है। नहीं, आपने कहा था ना भेज देना कुंडली। हाँ, वो मैंने सबको कहा था। हाँ जी। मैंने ये भी कहा था, जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पे काम भी करके भेजना। ठीक है मैडम। चेक करूंगी ना मैं। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, चलिए अब आज आगे बढ़ते हैं। किसी के घर से आवाज आ रही है, बंद कर लो। हाँ जी,
कल हम लोगों ने पढ़ी थी ग्रहों की आयु। याद है वहां तक सबको? हैंड रेज कर दो। याद है? कल ग्रहों की आयु पढ़ी थी। मैंने बोलने को मना किया है। ऐसे हाथ तो कर सकते हो रेज। कोई भी कुछ भी इशारा नहीं कर रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे, आप लोग मुझे सुन ही नहीं रहे हो। यस दीपक जी मैम, ने बोल ठीक दिया। किया था। मैडम सिर्फ हाथ ऐसा कर लो, बोलो मत। हाँ जी, ठीक है। तो जैसे ग्रहों की आयु होती है, ठीक वैसे ही कुंडली के फर्स्ट हाउस यानी कि लगन की भी आयु होती है। जैसे ग्रहों की आयु होती है, वैसे ही कुंडली के फर्स्ट हाउस लगन की भी आयु होती है। अब लगन क्या है? घर का नाम है। कोई भी घर अपनी आयु स्वयं नहीं जीता। घर को मेंटेन करने वाले जीते हैं। ऐसा ही होता है ना। घर में, घर आप नया घर बना के छोड़ दो, घर खुद को मेंटेन तो करेगा नहीं, नया घर ही खंडर हो जाएगा। अब हमारे घरों में कौन रहता है? हम लोग रहते हैं, इंसान रहते हैं, ठीक है। तो कुंडली के घरों में कौन रहता है? ग्रह और राशियां रहते हैं। तो इस 0 से 30 डिग्री की आयु, जो कि लगन की भी सेम ही होती है, इसको कौन जीता है? राशियां जीती। जो भी फर्स्ट हाउस में राशि आएगी, वो 0 से 30 डिग्री की आयु को जिएगी। कितनी देर में जिएगी? 2 घंटे में। हर 2 घंटे में 0 से 30 डिग्री को जी लेगी और वो राशि वहां से रिटायर हो जाएगी। इसको समझने से पहले हम पहले घरों के नंबर डालते हैं। ये पहला घर, जहां लगन लिखा है वो पहला घर है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, और ये कुंडली का 12वां घर। करेक्ट? ये कुंडली के 12 घर है। अब यहां सीरियल ऑर्डर में राशियां लिख लेते हैं। पहली मेष राशि, दूसरी वृषभ राशि, तीसरी मिथुन राशि, चौथी कर्क राशि, पांचवी सिंह राशि, छठी कन्या, सातवीं तुला, आठवीं वृश्चिक, नवीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ, और 12वीं मीन। डू वन थिंग। ये वाला टॉपिक समझने से पहले सबके पास कॉपी पेन है कि नहीं है? हाँ है ना? तो डू हाँ वन जी, है। डू वन थिंग। ये 1 से 12 तक की राशियां अपने पास लिखो। दिखाई दे रही है राशियां? हाँ जी। इनको सिर्फ राशियों को लिखो। राशियों के मालिक लिखना चाहते हो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 1 से 12 तक की मैंने राशियां बोली है ना, इनको पहले अपने पास एक पेपर पे लिखो, ताकि जो मैं बोल रही हूँ वो आप लोग समझ सको, अपने हाथ से कर सको। जल्दी से लिखो लिखो। मेष, सीरियल ऑर्डर में, पहली मेष, दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, पांचवी सिंह, छठी कन्या, सातवीं तुला, आठवीं वृश्चिक, वो पकड़ लिए ना। नवीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ, स्मोक नहीं था इसके पास, स्मोक। और 12वीं मीन। आगे क्या ये? धर्मपाल जी, खुद को अनम्यूट मत कीजिए, आपके घर से आवाजें आ रही हैं, अनम्यूट मत करना हो। लिख लिया सबने? यस मैम। चलो 2 मिनट और देते हैं, लिख लीजिए। यस मैम। अच्छा। 3 लोगों का यस आ गया। यस मैडम, लिख लिया। यस हैंड मैडम, रेस, कंप्लीट लिख हैंड लिया। रेस करते जाओ, हैंड रेस करते जाओ। लिख लिया सबने? यस मैम। यस चलो, मैम। गुड गुड यस मैम। गुड। यस मैम, यस। चलो, अब डू वन थिंग। जहां स्टेप 4 लिखा हुआ है,
ध्यान से देखना, स्टेप 4, ये वाली कुंडली एज इट इज बनाओ ऐसी। स्टेप 4 बनानी कैसे है मैं एक बार दिखा देती हूँ। पहले स्टेप 1, फिर स्टेप 2 ये अंदर का पिक्चर बनाओ, फिर स्टेप 3 ये क्रॉस का निशान लगाओ, और उसके बाद स्टेप 4 में ये नंबर लिख लो। मतलब आपको ये 4 स्टेप नहीं बनाने। स्टेप 1 से जब ड्रॉ करना शुरू करोगे उसी में स्टेप 2 ड्रॉ करो, उसी में स्टेप 3 का क्रॉस लगाओ, और वो स्टेप 4 में ये नंबर डाल लो। एक ही कुंडली में ये बन जाएगा। मैंने समझाने के लिए ऐसा बनाया, मतलब स्टेप 4 वाली रेडी कर लो कुंडली। ठीक है। मैडम ये घर का लोकेशन यही स्टैंडर्ड है ना, 1 2 3 से 12 तक? हाँ जी, ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है। चेंज नहीं होगा, सब में कॉमन वही है? जी 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 जी, घर नहीं बदलते, घर कॉमन होते हैं। थैंक यू। ड्रॉ कीजिए। हो गया मैम। कोई बात नहीं, 1 मिनट और। कुछ स्लो लोग भी होंगे, कुछ ने अभी ज्वाइन किया होगा, कुछ ने कॉपी पेन उठाया होगा। 1 मिनट दे देते हैं। ये पहला। बोलना नहीं है, लिखते हुए आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, पता चल गया? बन गया? यस मैम। यस मैम। स्टॉप कर दिया हाँ मैंने जी। अब। पक्का? जी मैम। बन गया, चलो। अब अगला स्टेप क्या करना है आप लोगों ने? 1 2 3 4 तो आप लिख ही चुके हो। अब सीरियल ऑर्डर में, जैसे कि लगन फर्स्ट हाउस है, पहला नंबर जहां लिखा है वहां मेष राशि लिखो। इन 12 घरों में सीरियल ऑर्डर में जो राशि जिस नंबर की है वहां वहां वो लिख दीजिए। ये मेष, ये वृषभ, ये मिथुन, ये कर्क, ये सिंह, ये कन्या, ये तुला, ये वृश्चिक, ये धनु, ये मकर, ये कुंभ और ये मीन। हो गया मैम। सभी को करने दो जी। धनु। कुंभ। बोलिए मत, प्लीज बोलिए मत। हाँ जी, लिख लिया सबने? बट मैं चलो, अब समझते हैं। मैंने क्या कहा था? लगन में जो भी राशि आती है वो भी 0 से 30 डिग्री की आयु को 2 घंटे में जी लेती है और रिटायर हो जाती है। ग्रह और राशियां जब अपनी आयु पूरी करते हैं मरते नहीं है, जगह बदलते हैं। अब अगर पहले घर में मेष राशि रिटायर हो गई 2 घंटे बाद, तो ये तो हेड ऑफ द फैमिली की जगह है। लगन का मतलब होता है हेड ऑफ द फैमिली। तो बताइए यहां पर
फिर कौन आएगा? एनी गेस? वृषभ। और एनी गेस? मीन मीन राशि। चलिए अब मैं एक बात पूछती हूँ। मीन है। एक मिनट एक मिनट एक बार हिसाब देख लो, सुनिए 5 मिनट में। देखो, हम लोग लाइन में लगे हुए हैं, बिल भर रहे हैं, टिकट ले रहे हैं या सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। पहले वाला जब टिकट लेके हट जाता है तो वहां दूसरे वाला पहुंचता है या 12वें वाला पहुंचता है? बताइए बताइए, कौन पहुंचता है? दूसरे वाला, सेकंड वन। सेकंड वन। तो फर्स्ट क्लास गेजेटेड ऑफिसर रिटायर हो गया मेष राशि, तो प्रमोशन किसकी होगी? सेकंड वाले की। वृषभ। हाँ, तो 2 घंटे के बाद घर रहेगा पहला, पर राशि यहाँ पे कौन सी आ जाएगी? वृषभ। समझ में आई बात सबको? आप कुंडली आप लोगों के जी पास जी। है, एक काम करो, उसको ना घुमाओ, मतलब मेष की जगह वृषभ को ले आओ। वृषभ वाली जगह खाली हो गई, एक स्टेप हट गया, तो वहां कौन आ जाएगा वृषभ की जगह? मिथुन। मिथुन। कौन आएगा? मिथुन। मिथुन। चलो अपनी अपनी कुंडली जो ड्रॉ की है ना, उसमें कट करके नाम लिखो। अभी अभी ड्रॉ करवाई है ना मैंने ये कुंडली, सब लोग उसमें मेष की जगह वृषभ लाओ, वृषभ की जगह कट करके मिथुन आ गया प्रमोट होके। मिथुन की जगह कौन आएगा तीसरे घर में? कर्क। कर्क। कर्क की जगह चौथे घर में कौन आएगा? सिंह। सिंह की जगह कौन आएगा? कन्या। कन्या। कन्या की जगह छठे घर में कौन आएगा? तुला। लिब्रा। तुला। 7वें घर में तुला की जगह कौन आएगा? वृश्चिक। वृश्चिक। वृश्चिक की जगह 8वें घर में कौन आएगा? धनु। तन्नु। 9वें घर में धनु की जगह कौन आएगा? मकर। मकर। 10वें घर में मकर की जगह कौन आएगा? कुंभ। 11वें घर में कुंभ की जगह कौन आएगा? मीन। और 12वें घर में फिर से पीछे कौन बन जाएगा लाइन में? मेष। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने सही से ड्रॉ किया है तो अब आपके पास जो कुंडली बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। ऐसी बनेगी ना, दिखाई दे रही है? हाँ जी, हाँ जी। समझ में आया? यस मैडम। और अब ये स्टेज भी परमानेंट तो है नहीं, सिर्फ 2 घंटे की है। फर्स्ट हाउस के अंदर रूल है कि भाई 2 घंटे ही कोई रुक सकता है, तो 2 घंटे के बाद ये राशि भी रिटायर हो जाएगी। अब वृषभ की जगह कौन आ जाएगा? मिथुन। मिथुन की जगह कौन आ जाएगा? कर्क। तीसरे घर में कर्क की जगह कौन आ जाएगा? सिंह। चौथे घर में सिंह की जगह कौन आ जाएगा? कन्या। 5वें घर में कन्या की जगह कौन आ जाएगा? तुला। छठे घर में तुला की जगह कौन आ जाएगा? वृश्चिक। 7वें घर में वृश्चिक की जगह कौन आ जाएगा? धनु। 8वें घर में धनु की जगह? मकर। 9वें घर में मकर की जगह? कुंभ। 10वें घर में कुंभ की जगह? मीन। 11वें घर में मेष और 12वें घर से वृषभ। यानी कुछ ऐसा बन जाएगा। करेक्ट? गॉट दैट? अब 2 घंटे बाद अगेन स्थिति बदलेगी, मिथुन की जगह कर्क आ जाएगा और सब उसके पीछे पीछे जगह बदलते जाएंगे। ऐसा हो जाएगा? ठीक है। अब ठीक ऐसे ही कर्क की जगह 2 घंटे बाद सिंह आ जाएगा, फिर सब एक एक कदम आगे बढ़ते जाएंगे। फिर 2 घंटे बीतेंगे, सिंह की जगह कौन आ जाएगा? कन्या। अब 2 घंटे बीतेंगे, कन्या की जगह कौन आ जाएगा? फिर तुला। सब एक एक कदम बढ़ेंगे। फिर 2 घंटे बीत गए, तुला की जगह कौन आ जाएगा? ऐसे ही वृश्चिक की जगह कौन आ जाएगा? धनु। धनु की जगह कौन आ जाएगा? मकर। मकर की जगह कौन आ जाएगा? और कुंभ की जगह कौन आ जाएगा? और फिर मीन के बाद दोबारा से आ जाएगा मेष। अच्छा, दिन और रात मिला के टोटल कितने घंटे बनते हैं? 24। 12 घर और 12 राशियां। करेक्ट? तो सारे के सारे, सारी की सारी राशियों ने पूरी कुंडली का एक दिन में चक्कर लगा लिया कि नहीं लगा लिया? पूरा सर्कल हो गया।
अब ये तो था, मैंने आपको मेथड बताया। अब जो कुंडलियां हमारी एक दूसरे से अलग होती हैं वो क्या दिखा रही होती हैं, वो अब आप लोगों ने राशियों के नाम तो लिख ही रखे हैं, अब हम इसको पढ़ते हैं। ये देखो, ध्यान से देखना। जहां पे ल यानी कि लगन लिखा है वो कुंडली का फर्स्ट हाउस होता है, ये तो पता चल चुका है। लेकिन वहां आपको एक नंबर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वो आपके माइंड में फिक्स होगा, ये पहला घर। यहाँ जो 4 नंबर लिखा हुआ मिल रहा है ये राशि का मिल रहा है, तो चौथी राशि कौन सी होती है? कर्क कर्क। कर्क कर्क। क्योंकि जिस कर्क किसी की भी कुंडली है, कर्क पहले घर में कर्क राशि में चंद्रमा बैठे हैं 1 डिग्री के। करेक्ट? यस समझ में आया? यस मैम। हाँ जी दूसरे घर में बिल्कुल उसके साइड में दूसरा घर आ रहा है जहां 5 नंबर लिखा है। दूसरे घर में 5वीं राशि बैठी है, तो 5वीं राशि कौन सी होती है? सिंह वेरी गुड। ये तीसरे घर में 6 नंबर आ रहा है, तो कौन सी कन्या। राशि आई? कन्या कन्या। कन्या में कौन कन्या कौन बैठा है? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र बुध 15 डिग्री के, शुक्र 28 डिग्री के। करेक्ट? यस। ठीक है। अब आते हैं हम आगे। चौथा घर, चौथे घर में कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है? केतु और सूर्य। कौन सी राशि हुई? कौन सी तुला राशि हुई? तुला तुला। तुला 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 राशि। तुला सूर्य 0 डिग्री के, केतु वक्री होकर 20 डिग्री के। एम आई राइट? जी। Right, मैम। यस 5वें घर में वृश्चिक राशि है, 8 नंबर लिखा है। यस मैम छठे घर में 9 नंबर की धनु राशि है। हम्म। 7वें घर में 10 नंबर यानी मकर राशि है। शनि बैठा है शनि बैठे हैं वक्री होकर 24 डिग्री के। हम्म। 8वें घर में 11 नंबर यानी कुंभ राशि है। नेपच्यून हमने नहीं लेना है, प्लूटो हमने नहीं लेना है, मैंने कल भी समझाई थी ये बात, याद है? यस 9वें घर में 12 नंबर की मीन राशि बैठी है जहां गुरु बैठे हैं वक्री होकर 6 डिग्री के। नहीं नहीं ना, प्लूटो। 10वें घर में ललित कन्हैया जी, खुद को अनम्यूट रख के बोलना नहीं है, राहु ठीक है? हाँ जी। 10वें घर में मेष राशि है जहां राहु बैठे हैं 20 डिग्री के वक्री होकर, यूरेनस नहीं लेना है। 11वें घर में 2 नंबर की वृषभ राशि है। 12वें घर में मिथुन राशि है जहां मंगल बैठे हैं 0 डिग्री के। तो एक बात बताओ, समझ में आया क्यों सबके नंबर अलग अलग हैं? तो मैडम ये अगर कोई ग्रह 0 डिग्री का है तो क्या वो पहले घर का फल देगा? अगर 3 नंबर में मान लिया 0 डिग्री का बैठा है हाँ कोई देगा, सूर्य या कोई। कुछ ना कुछ प्रभाव देगा, देगा। जी जी जी। जी। अब ये बहुत एडवांस का विषय है सचिन जी, जिसको हम यहाँ नहीं वो कर सकते। अभी हम सिंपल बात कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ कुंडली पढ़ना सीख रहे हैं। तो अब आप लोगों की कुंडली में जो नंबर 1 2 की जगह अलग अलग आ रहे हैं, आपको पता चल गया क्यों आ रहे हैं? बोलो ईमानदारी से, समझ में आया? ठीक है। राशि घूम रही है 2 घंटे बाद। लगन हाँ चेंज हो गई। हाँ, हमारा जन्म जिस समय होता है, जो हमारी लगन कुंडली बनती है वो हमारी पिक्चर होती है। करेक्ट? जो यूनिवर्सल पावर्स, जो यूनिवर्सल एनर्जीज लेके हम पैदा हुए हैं वो उसकी पिक्चर होती है, वो हमारा परमानेंट सॉफ्टवेयर होता है। अपडेट तो सब होते रहते हैं, वो तो हर कोई अपडेट होता है कि नहीं होता है? देश काल परिस्थिति के हिसाब से सब बदलते हैं। वो गोचर, गोचर का मतलब होता है ग्रह चलते रहते हैं, वो प्रभाव लाते हैं। जैसे कि हमने कह दिया कोई बच्चा पैदा हुआ कि ये तो डॉक्टर बनेगा, आज थोड़ी डॉक्टर बनेगा, 25 साल के बाद बनेगा, समय आएगा ना। करेक्ट? वो गोचर होता है। गोचर का मतलब होता है ट्रांजिट। ग्रह हमेशा चलते रहते हैं। अब जो पिक्चर मेरे जन्म के समय बन गई वो वहां रुक थोड़ी ना रहा है, चल रहा है ना। जैसे कि अभी आपको दिखाती हूँ, ये जो प्लैनेट है आप देख रहे हो, ध्यान से देखो, ये चंद्रमा लगन 19 डिग्री का है। जैसे 30 डिग्री ये लगन 2 घंटे में पूरा करेगा, ये भी बदलेगा।
ये चंद्रमा 1 डिग्री का है, ये 1 से 2 भी होगा, 2 से 3 भी होगा, 1 से 30, 0 से 30 तक जाएगा कि नहीं जाएगा? मूवमेंट करेगा ना। लेकिन ये जिस किसी की कुंडली है, ये उसका फिक्स है, ये फिक्स सॉफ्टवेयर है। अब अपडेशंस मतलब चल तो रहे हैं, प्लेनेट रुक तो नहीं रहे, उनका इंपैक्ट हमारी जिंदगी में, घटनाएं घटित कब होंगी ये बताने में आता है। समझ में आई? परमानेंट जो आपकी लगन कुंडली है वो ये बताती है आप क्या घटनाक्रम लेके पैदा हुए हैं, आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं होनी है, करेक्ट। पर कब होनी है वो मूवमेंट ऑफ प्लेनेट बताता है। प्लेनेट चलता है, जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, हम भी तो फर्स्ट क्लास के बाद सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, जीवन के सब पैरामीटर चलते हैं। किसी की पैदा होते ही शादी नहीं हो जाती, शादी का भी समय आता है, करियर का भी समय आता है, बच्चे पैदा होने का भी समय आता है, सबका समय है ना। तो मूवमेंट ऑफ प्लैनेट ये बताता है किसके जीवन में कब कौन सी घटना घटी। समझ में आई बात? अब एक एग्जांपल देती हूँ, देश काल परिस्थिति से कैसे बदलता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा पिछले 15-20 सालों में तलाक का रेशो बहुत बढ़ा है ना। आज से अगर आप 20 साल पीछे जाते हो तो डिवोर्स इतने फ्रिक्वेंट नहीं होते थे। किसी फैमिली में 100 परिवारों में से किसी एक परिवार का होता था। आज की डेट में 100 में से लगभग 30 से 40 का रेशो आ चुका है। 30 का तो रेशो आ चुका है, और बाकी के जो 30 हैं वो एक घर में रहते हुए सेपरेट हैं, या बिना तलाक के भी एक तरह से अलग जैसा व्यवहार कर रहे हैं। हो रहा है ना ऐसा? अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा तो नहीं है कि 9 में से कोई 10वां ग्रह उगाया और उसने आज ये घटना दे दी, नहीं। सेपरेशन के लिए, डिटैचमेंट के लिए जो ग्रह रिस्पॉन्सिबल है, जो सेपरेशन लाता है लाइफ में, डिटैचमेंट लाता है, और भी प्लैनेट्स होते हैं, मैं एक सिर्फ एक का एग्जांपल दे रही हूं, ज्यादातर केतु होता है। केतु माने कट, अधूरापन, ठीक है। अब यही केतु अध्यात्म भी है, ज्योतिष भी है, सिलाई कढ़ाई और बुनाई भी है। आप जितने यहां बैठे हुए हो सबने बचपन में अपनी माँ, दादी, नानी, मौसी, किसी ना किसी के हाथ की बनी हुई स्वेटर पहनी होगी, घर के सिले हुए कपड़े पहने होंगे। एम आई राइट? मतलब घर की हर औरत सिलाई कढ़ाई बुनाई सीखे हुए होती थी। 10वीं पास होते थे बच्चे, आगे पढ़े ना पढ़े, माई क्या बोलती थी, सिलाई कढ़ाई सीख ले, पहले अपना सूट तो सिल लेगी जाके। ऐसा ही होता था ना, आज से 20-25 साल पहले। अब केतु का वो प्रयोग कर लेती थी। आजकल की जनरेशन को बटन भी लगाना हो तो जाओ इसको रिपेयर में डाल दो, मशीन चलाना तो बड़ी दूर की बात है। जो लोग फैशन डिजाइनिंग में है या टेलरिंग में है उनको छोड़ के जनरल वो केतु का प्रयोग करते थे। पुरानी लेडीज व्रत, पूजा पाठ, जप तप, नियम बहुत करती थी कि नहीं करती थी? यानी केतु का पॉजिटिव प्रयोग होता था। तो उससे क्या होता था, प्लेनेट है, छुरी आई है आपके हाथ में, अब उस छुरी से बैठ के प्याज काटो या नस काटो ये तो आप ही डिसाइड करोगे ना। वो छुरी अगर हाथ पे लग जाएगी तो खून निकलेगा, वो छुरी सब्जी भी काटती है। तो वो केतु का सही प्रयोग होता था। केतु ट्रेडिशन भी है, जड़ों से जुड़ा हुआ, बेसमेंट भी है। तो लोग पहले बड़ों का आदर करते थे, जॉइंट फैमिलीज होती थी। बच्चे तो हमेशा से ही लड़ पड़ते हैं, 35-40 की एज में जाके मैच्योर होते हैं सब लोग। तो पहले घर कौन बांधता था? बड़े बुजुर्ग बांधते थे ना, जड़ों से जुड़े हुए होते थे। यही केतु तब घरों को जोड़ रहा था, और वही केतु जड़ों से दूर होने के बाद तोड़ रहा है। अब राहु क्या है? मायावीकरण, दूरी, सेपरेशन। थोड़ा समझो, सर जब धड़ से अलग हुआ, राहु और केतु का सर कट के दूर जा गिरा, उछल गया होगा ना सर, तो आपने देखा होगा यूं तलवार से काटा तो वो उछल के दूर जा गिरा, पर धड़ तो उछल नहीं सकता, धड़ वही नीचे जमीन पर गिर गया। एम आई राइट? ऐसा ही हुआ होगा, धड़ जी बॉर्डर पर पड़ा रहा होगा, सर दूर चला गया।
यानी कि राहु माने दूरी, राहु माने फैलना। प्लैनेट्स को थोड़ा सा आइडेंटिफाई, ठीक है। तो अब जब हम लोग राहु की गिरफ्त में हैं, मोर देन 70% लोग अपने होमलैंड से दूर हैं, घरों से दूर जाके काम कर रहे हैं कि नहीं? और 2020 के बाद मोर देन 90% लोग वाईफाई पे काम कर रहे हैं कि नहीं? मोबाइल तो सबके हाथ में ही है, बच्चे के हाथ में भी है, रिक्शा वाले के हाथ में भी है। मोबाइल क्रांति तो आ चुकी है। हरित क्रांति इतनी तेज आई थी या नहीं आई थी, श्वेत क्रांति इतनी तेज आई थी या नहीं, विद्या की क्रांति आई थी या नहीं, मोबाइल क्रांति तो अंबानी ने सबके हाथ में दे दी है ना? तो मतलब हम सब राहु के चेले हैं। आज की डेट में हमें भजन भी सुनना होता है तो हम किस पे सुनते हैं? मोबाइल पे लगा देते हैं, उसके साथ साथ बोलते हैं। तो राहु का मायावीकरण। अब हम जिस प्लैनेट के प्रभाव में ज्यादा रहेंगे तो हम काम क्या करेंगे, हमारा दिमाग भी वैसा ही होगा। अब आप पढ़ रहे हो, ये पॉजिटिव है। आप सबकी कुंडली में जितने यहाँ बैठे हैं ना, बुध राहु का कॉम्बिनेशन जरूर होगा, जो ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हो। पहले लोग कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ते थे, याद है? जी। यूनिवर्सिटी बाहर की है, पेपर देने के लिए लोकल सेंटर मिल जाता था, पत्राचार माध्यम से पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? ओपन यूनिवर्सिटीज हो गई या कोई भी डीम्ड यूनिवर्सिटी होगी, उसके फॉर्म निकल आए, वो भी एक योग ही था, राइट? अब आज की डेट में मैक्सिमम लोग बाहर चले जाते हैं या ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो राहु यूज हो रहा है। मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि प्लैनेट्स कैसे अपना रोल अदा करते हैं। प्लैनेट्स की एनर्जी होती है। सूर्य कौन है? राजा है, सारी सृष्टि को चला रहा है। थोड़ा सा सूर्य को समझिए, पिता हो गया, आत्मा हो गया। कुंडली में सूर्य जिस घर में होगा ना, ध्यान रखना, व्यक्ति की आत्मा वहां बसती होगी। जिस जिसकी कुंडली में चौथे घर का सूर्य होगा, उसको कुकिंग का शौक हो सकता है, उसके पिता को भी हो सकता है, वो घर के कामों में इंटरफेयर करता होगा। चौथा घर समझते हो ना आप तो? नहीं, क्या नहीं समझते हो? चौथा घर, कुंडली का चौथा घर कौन सा होता है? ये वाला, ये हाँ वाला। जी। यहाँ देखो सूर्य पड़ा है। जिस किसी व्यक्ति का भी चौथे घर का सूर्य से कनेक्शन होगा, समझ लेना वो घर गृहस्थी के कामों में बहुत इन्वॉल्व होगा, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो। उसकी आत्मा बस रही है घर में, समझ रहे हो? आत्मा बस रही है वहां पर, तो व्यक्ति सारी एनर्जी वहां फूक देगा, मैक्सिमम। थोड़ा सा आपको तरीका बता रही हूँ। कुंडली के 11वें घर में जो ग्रह आता है, कुंडली का 11वां घर समझते हो ना? कुंडली के 11वें, वो हाँ आपका जी। बोनस होता है। वो आप पिछले जन्म से कमा के लाते हो। वो आपका बुरा कभी नहीं करता है, खुद करवा लो तो बात अलग है, वो कमा के लाए हो पिछले जन्म से, ठीक है? तो ये तो थी वैसी छोटी छोटी बातें। अब हम समझते हैं रामायण बेस्ड एस्ट्रोलॉजी। मैं आपको यहाँ पर दो चीजों का डेमो देने वाली हूँ। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जिसको कि ट्रेडिशनल पराशरी ज्योतिष भी कहते हैं। जब आप सीखेंगे, जब मैं कोर्स आप लोगों को इंट्रोड्यूस करूंगी, तो मैं उसमें दोनों तरह का ज्योतिष कराऊंगी और थोड़ा सा बीएनएन वास्तु भी टच करूंगी रेमेडीज में। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या है? पुरातन, सनातनी, मतलब पुरानी है, सबसे पुराना ट्रेडिशन है, जो ऋषि पराशर के थ्रू चलाया गया था, उसे पराशरी भी कहते हैं। उसको हम रामायण के माध्यम से करते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने कल थोड़ा सा रामायण का एग्जाम्पल दिया था, याद है? मित्र शत्रु कितने आराम से आप लोगों ने पकड़ लिए थे, किए थे ना? आज हम थोड़ा सा, आप लोगों ने सुना होगा, बड़ा कॉमन सा वर्ड होता है, ये ग्रह उच्च बैठा है, ये ग्रह नीच बैठा है। कितने लोगों ने सुना है ये वर्ड? हैंड रेज करना। सबने सबने सुना। सबने सुना है ना? उच्च और नीच का ग्रह। तो अब उच्च और नीच, रीशु जी माइक्रोफोन बंद रखिए, आपका माइक्रोफोन इको कर रहा है, प्लीज ऑन मत कीजिए। तो सभी ने ऑलमोस्ट उच्च नीच सुना है। अब उच्च और नीच को रामायण के हिसाब से आपको सिखाते हैं, ठीक है? आपको बड़ा मजा आएगा। रामायण तो सभी परिचित है, हम पूरा का पूरा वैदिक ज्योतिषी रामायण के आधार पर सिखाते हैं। आप लोगों को भी अगर आप कोर्स करोगे तो वो भी आपको सिखाया जाएगा। अब जब ग्रह राशियां बदलते हैं, कल हमने सीखा था ना, ग्रह राशियां बदलते हैं, याद है? तो राशियां बदलते हैं तो बदलते बदलते वो किसी ऐसी राशि में जाते हैं जहां उनको फुल सपोर्ट मिलता है, वो पूरी पावर में होते हैं।
और कहीं उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलता, इतना रिजेक्शन मिलता है कि उनकी पावर जीरो हो जाए, जीरो तो नहीं कहना चाहिए, सॉरी, डिस्टर्ब हो जाती है। जीरो कभी नहीं होती किसी की पावर, मेरे मुंह से गलती से निकल गया, डिस्टर्ब हो जाती है। अब इसको थोड़ा समझते हैं। पहला नियम, पहला ग्रह पहली राशि, पहला ग्रह सीरियल ऑर्डर में सूर्य होता है, पहली राशि सीरियल ऑर्डर में मेष होती है, करेक्ट। अब सूर्य जब मेष राशि में ट्रेवल करते हैं तो सूर्य बन गई गेस्ट और मेष राशि बन गई होस्ट। अब चार दीवारी तो कभी होस्ट नहीं होती, वहां का मालिक होस्ट होता है। तो मेष राशि के मालिक कौन है? मंगल, आपने लिखा होगा। तो मेष राशि, सूर्य यानी कि गेस्ट बन के मंगल के घर में पहुंच गए। सूर्य भी अग्नि तत्व के थे और मंगल भी अग्नि तत्व के थे, तो आग से आग मिली, आग की पावर बढ़ गई। जी। तो सूर्य मेष राशि में पावरफुल हो गए। अब हम्म, धरती का एक नियम है, धरती के आधे हिस्से में दिन होता है तो आधे हिस्से में रात होती है, करेक्ट। तो मतलब जो ग्रह जिस राशि में पावरफुल होता है उसके ठीक सामने सातवीं राशि में वो जाके कमजोर हो जाता है। नियम है, अगर पहली मेष राशि में सूर्य पावरफुल हो रहा है, उच्च का हो रहा है, तो ठीक सातवीं राशि वहां से गिनती शुरू करनी है। पहली मेष, दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, पांचवी सिंह, छठी कन्या और सातवीं तुला। तो सातवीं तुला राशि में जाके सूर्य क्या हो गया? नीच कमजोर हो गया। कमजोर हो गया। क्यों हो गया? अब सूर्य गेस्ट है और तुला राशि होस्ट है, यानी तुला राशि के मालिक शुक्र होस्ट है। सूर्य अग्नि तत्व के हैं और शुक्र जल तत्व के हैं। जब आप गेस्ट बन के जाते हो किसी के घर में तो क्या सारा सामान उठा के ले जाते हो? किसी नहीं। के थोड़ा सा सामान। तो आग गेस्ट बन के पानी के घर में गया, थोड़ी सी आग, तो चारों तरफ पानी पानी है फ्लैट में, आग बुझ जाएगी कि नहीं बुझ जाएगी? तो इसलिए जब सूर्य तुला राशि में जाते हैं तो कमजोर हो जाते हैं। ये तो हुई टेक्निकल बात, ज्योतिष वाली बात। अब आते हैं रामायण पर। सूर्य यानी राजा राम, राजा राम यानी कि मंगल माने हनुमान जी के घर पहुंचे। तो हनुमान जी तो राम जी के भक्त हैं, तो राम जी की बल्ले बल्ले, हनुमान जी राम जी को बिठाएंगे और लंका ले जाएंगे। तो इसलिए राजा राम की पावर बढ़ गई। बढ़ गई। अब यही राजा राम जब पहुंचे शुक्राचार्य के घर, शुक्राचार्य कौन है? असुर गुरु, लंका वालों के गुरु। असुर माने राक्षस। अब लंका वालों के गुरु के घर यदि राम एंटर कर गए तो लंका वाले के गुरु कभी चाहेंगे राजा राम यहां टिके? नहीं, वो तो लड़ेंगे तलवार लेके हाथ में, चाहेंगे कि ये हार जाएं, ये मर जाएं, ठीक है। तो अब राजा राम की पावर डिस्टर्ब हो गई। जब जाते ही राजा राम किसी के घर पहुंचे और वहां लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, तो पावर डिस्टर्ब हुई कि नहीं हुई? ठीक है, तो इसलिए यहां पर राजा राम यानी सूर्य की पावर डिस्टर्ब हो गई। अब सूर्य के ठीक ऑपोजिट होता है शनि। क्यों? सूर्य यदि दिन है तो शनि रात है, सूर्य यदि रोशनी है तो शनि अंधकार है। सूर्य यदि मेष राशि में उच्च का हो रहा है तो शनि का स्वभाव इसके विपरीत है, वो नीच का होगा। सूर्य यदि तुला राशि में कमजोर पड़ रहा है, नीच का हो रहा है, तो शनि इसके विपरीत उच्च का होगा। समझ में आ गया यहां तक? आ गया जी। सबको क्लियर? चले आगे। हम्म, ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड फॉर्मूला पे। पहला फॉर्मूला था पहला ग्रह पहली राशि, दूसरा फॉर्मूला है दूसरा ग्रह दूसरी राशि। दूसरा ग्रह सीरियल ऑर्डर में चंद्रमा होता है, दूसरी राशि सीरियल ऑर्डर में वृषभ होती है। चंद्रमा गेस्ट और वृषभ राशि के मालिक शुक्र होस्ट। चंद्रमा भी जल तत्व के और शुक्र भी जल तत्व का। जल से जल मिला तो पावर बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना? बढ़ गई। जी। अब यही चंद्रमा जब वृषभ से ठीक सातवीं राशि में गए, मैंने क्या बोला था, जो जहां पावरफुल है उसके ठीक सामने सातवीं राशि में क्या होगा? अंधेरा, वहां वीक हो जाएंगे। तो वृषभ, मिथुन,
कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। तो 7वीं वृश्चिक राशि में चंद्रमा कमजोर पड़ेंगे। क्यों? चंद्रमा है जल तत्व के, वृश्चिक राशि के मालिक मंगल जो होस्ट बन रहे हैं वो है आग। अब आप बोलोगे कि पानी तो आग को बुझा देता है, बिल्कुल बुझा देता है, लेकिन पानी यहां गेस्ट है। गेस्ट किसी के घर सारा सामान लेके नहीं जा सकता। पानी ने 2 बाल्टी भरा, चल पड़ा आग के फ्लैट में, चारों तरफ आग ही आग। पानी क्या बन जाएगा? भाप बन के उड़ जाएगा कि नहीं? थोड़ा सा पानी अगर आग पर डालते हो तो वो धुआं बन के उड़ जाता है, बुझा नहीं पाता। करेक्ट। अब इसको हम रामायण में करते हैं। चंद्र कौन थी? सीता माता। याद है सबको कि नहीं? जी। कल का याद है या याद कराऊं? याद है। याद है, अच्छा, याद है। शुक्राचार्य कौन थे? असुर गुरु। बात बड़ी विचित्र है, सीता माता शुक्राचार्य के घर में पावरफुल कैसे हुई? शुक्राचार्य कोई मित्र तो है नहीं सीता माता के। एक बात बताओ, राम जी कितने टाइम बाद आए थे सीता को छुड़ाने? 14 साल बाद। 14 साल। अरे 1 साल बाद। 13 साल तो वो हम्म? लोग इकट्ठे रहे थे, 14वें साल में सीता हरण हुआ था। 4 महीने के बाद। यस। अप्रोक्स 14वें साल में ही हुआ था जो भी हुआ था। ठीक है ना? तो सीता माता उस समय के अंदर लंका में अकेली रही थी। अब लंका वाले यानी कि शुक्राचार्य के जो भी वंशज थे वो सीता माता को डराते थे, धमकाते थे, प्लस लालच देते थे कि आप राम का त्याग कर दो और रावण को अपना लो। तो क्या सीता माता झुकी थी? नहीं। तो फिर भारी कौन पड़ा? राक्षस समाज या अकेली सीता माता? सीता माता। संघर्ष आया पर वो अड़ी रही अपने सतीत्व के बल पर। करेक्ट। उनको तो लड़ना भी नहीं आता था, कोई युद्ध विद्या नहीं आती थी, उनको नहीं पता था मुझे उठा के कहाँ ले आए, है ना? अब राम जी आते हैं उनको छुड़ाने के लिए। राम जी राजा भी हैं, पति भी हैं, राम जी को धनुर्विद्या भी आती है, लड़ना भी आता है, वानर सेना भी है, आशीर्वाद भी है, सारा कुछ है। ठीक है। तो इस वजह से जब राम जी आए लड़ने के लिए तो राम जी का कर्तव्य था। पर यदि सीता माता पहले सरेंडर कर चुकी होती तो राम जी के आने का कोई औचित्य नहीं बचता। तो इसलिए चंद्रमा यानी कि सीता माता जब वृषभ राशि में शुक्राचार्य के घर आते हैं तो वो पावरफुल हो जाते हैं। यही सीता माता, यही चंद्रमा जब मंगल यानी हनुमान जी के घर जाता है तो वीक हो जाता है। ये भी बड़ी विचित्र बात है। हनुमान जी तो सीता माता के भक्त है ना, अगर राम जी के भक्त हैं तो नहीं, सीता माता के भी है कि नहीं? चंद्र गेस्ट। तो चंद्रमा यानी सीता माता हनुमान जी के घर में वीक कैसे हुए? वीक नहीं हुए। यहां सीता माता ने अपने अधिकारों का त्याग किया था। एक कहानी आपने भी सुनी होगी और मैंने भी सुनी, बट मैंने उसको ज्योतिष से कनेक्ट किया। एक्चुअली जब मैं शुरू शुरू में ज्योतिष सीखने लगी थी ना, तो मैं आज से 2002-3 का किस्सा बता रही हूँ। मुझे ये लगता था इतना कैसे याद कर सकते हैं, यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा, वहां पे वो ऐसे हो जाएगा। तो मैंने एक दिन उसको खेल खेल में रामायण से, मंगल को हनुमान कहते हैं एवरीवन नोस, तो मैंने उसको रामायण से कनेक्ट किया। तो मुझे बड़ा मजा आया कि चीजें इतनी क्लियर हुई। कैसे? सीता माता हनुमान के घर में वीक क्यों है? आप लोगों ने भी एक कहानी सुनी होगी, जब राम लक्ष्मण सीता हनुमान युद्ध जीत के वापस आ गए और प्रभु राजा राम का राज तिलक हुआ, तो राज तिलक के बाद सब अपने अपने कक्ष में आराम करने जाने लगे। सारी कार्यवाही उस दिन की पूरी हो गई। हनुमान जी राम जी के पीछे पीछे चल दिए। तो उन्हें टोका गया, आप कहाँ जा रहे हैं? सीताराम अपने कक्ष में जाएंगे, आप अपने कक्ष में जाइए। हनुमान जी ठहरे बाल ब्रह्मचारी, राम जी के भक्त। आदत हो गई थी प्रभु के पांव दबाने की, चंवर डुलाने की। बोले मैं तो अपने प्रभु की सेवा करूंगा, जहां प्रभु राम वहां हनुमान। तो उनको समझाने के लिए या बहलाने के लिए किसी ने कहा कि देखो सीता माता की मांग में श्री राम के नाम का सिंदूर है और माथे पे बिंदिया है कुमकुम की, तो श्री राम पर उनका ज्यादा अधिकार है। उन्होंने प्रभु की तरफ देखा, प्रभु भी मंद मंद मुस्कुरा दिए।
बात समझ तो नहीं आई, बट प्रभु ने इशारा कर दिया तो चले गए। 2-4 दिन बाद सीता माता की सेवा में खड़े थे, सीता माता ने वहीं सिंदूर लगाया और वहीं बिंदिया लगाई उसके सामने। और हनुमान जी ने पूछ लिया कि माँ ये आप क्यों लगाती हैं? सीता माता उसके मन का भाव भांप गई और बोली, क्योंकि ना तुम्हारे प्रभु राम को सिंदूर कुमकुम अति प्रिय है, तो जब मैं इसको लगाती हूं तो प्रभु राम मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हनुमान जी को लगा अब तो बात में दम है। कहानी सुनी है ना कि खुद को पूरा सिंदूर से रंग के आ गए थे और बोले, जब आप एक बिंदी लगा के इतनी प्रिय हो सकते हैं, मैं तो पूरा का पूरा सिंदूर में हूं। तो जब सीता माता ने उनकी निश्चलता को देखा, उनकी भक्त वत्सलता को देखा, तो सीता माता ने स्वयं हनुमान जी को यह अधिकार दिया कि आप हर समय राम के साथ रह सकते हैं। जबकि स्त्री सुलभ स्वभाव क्या कहता है, वो अपने पति का त्याग नहीं करती। त्याग मतलब पति को नहीं छोड़ती, पति का अधिकार किसी को नहीं देती। हर पत्नी अपने पति पे पूरा अधिकार चाहती है, तो सीता माता भी तो पत्नी थी, लेकिन भक्त वत्सलता में उसकी निश्चलता को देख के सीता माता ने खुद को संकुचित कर लिया। इसलिए जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में जाते हैं तो वो कमजोर पड़ जाते हैं। समझ में आया? याद रहेगा, दूसरा ग्रह दूसरी राशि उसके ठीक ऑपोजिट कमजोर। अब सूर्य के ऑपोजिट शनि होता है, पर चंद्रमा के ऑपोजिट कोई नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है। माता किसी से वैर नहीं रखती, मन हर काम में लग जाता है। अब आता है तीसरा बात, राहु प्लस तीसरी राशि। राहु तीसरी मिथुन राशि में पावरफुल हो गया। राहु तीसरी मिथुन राशि में क्या होते हैं? पावरफुल। क्यों होते हैं? देखो, राहु केतु कौन थे? राक्षस वर्ग से आए थे, धक्के से टीम में शामिल हुए थे। उनको नाराजगी थी, मेरा सर तो धड़ से अलग कर दिया, खुद तो एंजॉय कर रहे हैं। तो राहु महाराज हमेशा ग्रहों की टीम में सबसे कमजोर को ढूंढने लगते हैं। ग्रहों में सबसे कमजोर कौन होगा? जो सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा कौन? बुध। हाँ, बुध हुआ ना सबसे छोटा, राजकुमार भी है। राजकुमार। हम अपने घर के बच्चों को बुरे लोगों से बचा के रखते हैं कि नहीं? बुरे मतलब ऐसे लोगों से कि भाई हमारे बच्चे का दिमाग खराब ना करेंगे, गलत सोसाइटी में ना पड़ जाए, ठीक है? तो ऐसे ही राहु महाराज बुध पर जाके कब्जा कर लेते हैं। बुध कौन है? बुद्धि का मालिक, क्योंकि वो बालक है ना, बालक को प्रलोभन देंगे तो काबू कर लेंगे। और मिथुन राशि बुध की राशि है, तो राहु महाराज बुध पे जाके कब्जा कर लेते हैं। राहु माने विचारों का माया जाल और बुध माने बुद्धि, उसको कंट्रोल कर लेते हैं। कोई अपनी मर्जी से इनको जगह नहीं देता। अब मिथुन के ठीक सामने सातवीं धनु राशि आती है, जब काउंट करोगे, जो कि गुरु की राशि है। गुरु कौन है? ज्ञान, विद्या, समझदारी। तो राहु जब धनु राशि में जाते हैं तो कमजोर पड़ते हैं। क्यों? अगर व्यक्ति एजुकेटेड होगा, कॉमन सेंस का धनी होगा, तो क्या वो राहु के माया जाल में फंसेगा? कंफ्यूज होगा? वो तय कर लेगा ना कौन सी बात सही है और कौन सी गलत, है ना? तो राहु की दाल गुरु के घर में नहीं गलती। राहु के ठीक ऑपोजिट केतु चलता है। अगर राहु मिथुन राशि में उच्च के हो रहे हैं तो केतु नीच का हो रहा है। राहु धनु राशि में नीच के हो रहे हैं तो केतु उच्च का हो रहा है, ऑपोजिट। अगला नियम, गुरु प्लस चौथी राशि। गुरु चौथी कर्क राशि में पावरफुल होते हैं। क्यों? ये देवताओं के गुरु हैं। कर्क राशि किसकी है? चंद्रमा की, यानी सीता माता की। सीता माता के संस्कारों में ही है ब्राह्मण का आदर करना। इसका लाइव उदाहरण है कि जब रावण भेष बदलकर ब्राह्मण का वेश धारण करके सीता माता की कुटिया पे गया था, तो सीता माता ने उसकी बात, रावण की बात का मान रखते हुए लक्ष्मण रेखा क्रॉस की थी। रावण ने क्या कहा था? मैं भिक्षा तब लूंगा जब आप लक्ष्मण रेखा क्रॉस करेंगी, कहा था ना? तो अगर सीता माता लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करती तो सीता हरण नहीं होता। तो दैट मीन्स जो सीता माता है वो ब्राह्मण का आदर करती हैं।
तो जब स्वयं देवगुरु आएंगे तो सीता माता उनका बहुत आदर करेंगी, इसलिए गुरु कर्क राशि में पावरफुल हो जाते हैं। कर्क के ठीक सामने 7वीं राशि आती है मकर। किसकी? शनि की। शनि कौन? दास वर्ग, सेवक, नौकरी पेशा। यहां पे गुरु कमजोर पड़ते हैं। क्यों? आप में से बहुत सारे लोग नौकरी करते होंगे, या आपके घर में भी कोई नौकरी करता होगा। अब आप कितने भी सुपर डुपर इंटेलिजेंट हो, जब आप नौकरी करेंगे तो आपको वही बात माननी पड़ेगी जो आपका मालिक बोलेगा, चाहे आपको पता हो। यानी आपका ज्ञान गुलाम हो गया। करेक्ट? आप अपनी फ्रीडम से उसका यूज नहीं कर सकते। तो गुरु जब शनि की राशि में जाता है तो क्या हो जाता है? डाउन पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि उसकी फ्रीडम उससे छिन जाती है। गुरु के ठीक ऑपोजिट चलता है मंगल। क्यों? गुरु यदि ज्ञान है, होश है, तो वही मंगल क्या है? जोश है। ओके? तो गुरु यदि कर्क राशि में उच्च के होते हैं तो मंगल नीच का होता है। गुरु यदि मकर राशि में नीच के होते हैं तो मंगल उच्च का होता है। समझ में आया? हमने 4 फॉर्मूलास किए अभी। पहला फॉर्मूला था पहला ग्रह पहली राशि, फिर था दूसरा ग्रह दूसरी राशि, राहु प्लस तीसरी राशि, गुरु प्लस चौथी राशि। करेक्ट? तो अब 5वां फॉर्मूला 5वीं राशि पे होना चाहिए। होना तो ऐसे ही चाहिए, लेकिन जरा अपने पास देखिए 5वीं राशि कौन सी है, नाम बोलिए। सिंह राशि। सिंह राशि के मालिक कौन होते हैं? सूर्य। सूर्य। सूर्य कौन है? राजा राम। राजा। राजा राम के घर में केवल राजा राम की चलती है, ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा। उदाहरण देती हूँ। जब भरत कुमार राजा राम को वनवास से वापस लेने गए और राजा राम ने आने से इनकार कर दिया, तो क्या आकर राजगद्दी पर भरत कुमार स्वयं बैठे थे? नहीं। कौन बैठा था? खड़ाऊं बैठी थी। राजा राम की खड़ाऊं लाए थे। तो दैट मीन्स राजा राम के यहां पर केवल राजा राम की चलती है। तो सिंह राशि में कोई पावरफुल नहीं होता, ठीक सामने 7वीं कुंभ राशि में कोई डाउन नहीं होता। अंडरस्टैंड? समझ में आया? कुंभ राशि में क्या मैं? कुंभ राशि में अगर कोई ग्रह जहां पावरफुल हो रहा होता है उसके ठीक सामने 7वीं राशि में कमजोर पड़ रहा होता है ना। हाँ, तो जब सिंह राशि में कोई पावरफुल नहीं हो रहा है तो कुंभ राशि में कोई कमजोर नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक है। समझ में आया? क्लियर हुआ? जो लोग वैदिक जानते हैं, क्या इस तरीके से उन्होंने कभी उच्च और नीच को समझा था? जो लोग थोड़ा बहुत भी वैदिक जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हो तो भी, आप में से कई लोग हैं जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, है ना? तो बताइए, ये समझने में मजा आया कि नहीं आया? ये हमेशा याद रहने वाली चीज है या नहीं है? पूरा का पूरा ज्योतिष रामायण बेस्ड हो सकता है। कौन से घर में कौन सा ग्रह है, कैसे काम करेगा, A to Z रामायण बेस्ड हो सकता है, जिसको आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा कि फलाना ग्रह यहां क्यों कर रहा है ऐसे। चलिए, दैट्स ग्रेट। ये तो था रामायण बेस्ड एस्ट्रोलॉजी। ये मैंने आपको एक डेमो दिया है। ये जब हम आगे कराएंगे, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो पार्ट हम कराएंगे वो हम रामायण बेस्ड कराएंगे। आप लोग खुद बनाओगे चीजें। यहां तो देखो, क्योंकि आप सब लोग प्री नर्सरी में हो ऐसा मान लो, तो मुझे बताना पड़ रहा है। जब आप लोग वहां पे चलोगे स्टेप बाय स्टेप, तो आप लोगों से ही करवाया जाएगा कि बताइए ये कब हुआ था, कैसे हुआ था, आपके दिमाग निकलवाए जाएंगे, ताकि आपको कभी रटना ना पड़े, ज्योतिष कभी रटना ना पड़े। क्योंकि बहुत सारी संभावनाएं आती हैं, एक एक योग थोड़ी ना होता है, बहुत सारे योग होते हैं। कितना रटोगे? लिमिट होती है। चलिए, अब नेक्स्ट आता है प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, जिसको भृगुनंदी नाड़ी भी कहते हैं। क्या है भृगुनंदी नाड़ी? भृगु ऋषि ने बनाई थी, क्योंकि भृगु का नाम आ रहा है। नंदी कौन है, बता सकते हैं आप? नंदी क्या होता है? हिंदी बैल। एग्जैक्टली, नंदी बैल। अब आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब कभी भी आप शिव मंदिर से बाहर निकलते हैं तो नंदी बैल के कान में
अपनी विश बोलते हैं। कितने लोग करते हैं ऐसा? ऐसा हमारे मतलब हिंदू धर्म में मान्यता है कि आप नंदी बैल के कान में बोल दीजिए, शिव जी तक बात पहुंच जाएगी और आपकी विश पूरी हो जाएगी। तो दैट मीन्स भृगु ऋषि ने एक ऐसी प्रणाली या एक ऐसी पद्धति को चुना, वो बिल्कुल वैसा ही था कि आप सटीक नाड़ी, नाड़ी माने क्या, नब्ज, नाड़ी वैद्य सुन रखे हैं कि नहीं? नब्ज देख के, यूनानी। हाँ ठीक है। तो भृगु नंदी नाड़ी, तो भृगु ऋषि ने एक ऐसी पद्धति बनाई जो बिल्कुल सटीक काम करती है, सीधा, जैसे कि नंदी बैल को आपने विश बोली, वो आगे तक पहुंच गई। अब और उसके अलावा वो नाड़ी सीधा नब्ज पकड़ती है, जहां आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने की जरूरत नहीं है। भृगु नंदी नाड़ी को कैलकुलेटर भी कह सकते हो आप। एक जमाना था जब हम लोग बहुत छोटे थे, 5th 6th 7th 8th 10th तक, जब हम पेपर देने जाते थे तो हमें मैथ्स के पेपर में एक रफ शीट मिलती थी जिसमें हम जमा घटा सब साइड पे किया करते थे। और बाद में हमारी टीचर बोला करती थी, ये जो रफ शीट है ना, इसको भी बांध के जाना। भी तुमने कॉपी तो नहीं किया किसी काम में, पता चल जाएगा। मिलती थी ना, कितने लोगों ने ऐसे पेपर किए हुए हैं, किए हुए हैं। मतलब जो आपके ये मान के चलो 1990 91 92 तक जो बच्चे पढ़े हैं, वहां तक ऐसे था। घर पे कैलकुलेटर यूज कर लो, स्कूल नहीं ले जाना होता था। सन 93 94 से तो कैलकुलेटर अलाउड हो गया था। अब भृगुनंदी नाड़ी कैलकुलेटर है। आपने प्लस का निशान दबाया, सीधा आपको आंसर मिल गया। आपने माइनस का निशान दबाया, आंसर मिल गया। बॉड मास का निशान दबाया, ब्रैकेट ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब एक साथ हो गया। करेक्ट। वो सिर्फ और सिर्फ ग्रहों पे काम करता है। ग्रहों की एनर्जी को समझो, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ मिलके क्या केमिकल रिएक्शन करेगा, इसको समझो। ये है भृगुनंदी नाड़ी। आप कुंडली में टोटल 9 ग्रह होते हैं, ये तो पता चल चुका है, ये तो पता चल चुका है। एक ग्रह सूर्य अगर बाकी के 8 ग्रहों के साथ संबंध बनाए, सूर्य चंद्र, सूर्य मंगल, सूर्य बुध, सूर्य गुरु, सूर्य शुक्र, सूर्य शनि, यही बनाएगा ना 8 के साथ, और तो कुछ नहीं करेगा, है ना? यानी कि हर एक ग्रह के 8 कॉम्बिनेशन हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। चंद्र के भी ऐसे हो गए, मंगल के भी ऐसे हो गए, बुध के भी ऐसे ही हो गए। अच्छा, जो आपने सूर्य चंद्र बनाया है और जो चंद्र सूर्य बनाया है, एक ही काम करेगा ना? सूर्य चंद्र और चंद्र सूर्य बात तो एक ही है, जोड़ा तो एक ही बना। ठीक है। इस तरह से कुल मिला के आपके 70 75 कॉम्बिनेशन हो जाते हैं, जिनके अपने अपने मीनिंग होते हैं। इन मीनिंग्स पे काम करना सिखाया, ये कैलकुलेटर है। भृगुनंदी नाड़ी कॉम्बिनेशंस पे काम करती है और बड़े तरीके से काम करती है, बड़ा मजा आता है उसको करने में। आप किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करके एक उसका रूट कॉज पकड़ लेते हो। जैसे प्रोफेशन की बात करनी है तो सबका हेड बन जाएगा शनि। शनि कर्मा का कारक है, ये तो सुना होगा। शनि की जी। शनि कर्मा है, हार्ड वर्क है ना, दास नौकरी पेशा काम। शनि कर्मा है। अब प्रोफेशन की जब बारी आएगी तो शनि हेड हो जाएगा, शनि के सारे कॉम्बिनेशन स्टडी करेंगे। जब एजुकेशन की बारी आएगी तो बुध हेड बन जाएगा, सारा कुछ बुध के चारों ओर घूमेगा। बुध के 8 कॉम्बिनेशन हो गए, समझ में आई बात? जब वेल्थ की बारी आएगी, रुपया, पैसा, धन दौलत, गाड़ी, तो आपका शुक्र हेड बन जाएगा। वेल्थ ही होगा, शुक्र भी और गुरु भी। जब शादी की बारी आएगी, अगेन शुक्र पकड़ा जाएगा, क्योंकि शुक्र मैरिटल रिलेशंस का कारक भी है। करेक्ट। याद रखना, जिसका शुक्र पीड़ित होता है उसके रिलेशनशिप्स में भी दिक्कत होती है, उसके रुपए पैसे में भी दिक्कत होती है। अब जब मेडिकल इश्यूज की बारी आएगी, वहां पे इम्यून सूर्य होता है। हर ग्रह अलग तरह की बीमारी देता है, उसके अलग टॉपिक्स होते हैं। ज्यादातर प्रॉब्लम राहु केतु क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो जब आप जिस चैप्टर को पकड़ोगे वो वही तामझाम पकड़ेगा। लिटिगेशन की बात करोगे तो राहु का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आएगा।
भेदी कौन था? घर का भेद, घर में कौन जबरदस्ती घुस आया था? किसने सेंध लगाई थी? राहु ने? स्वर भानु यानी सर ने? स्वर भानु के दिमाग में लगाई थी ना, ग्रहों की टीम में जबरदस्ती घुसो। अब जब कोई जबरदस्ती एक्टिविटी होती है तो लड़ाई झगड़ा कब होता है? तभी होता है ना, तभी होता है ना, कोर्ट कचहरी जेल यात्रा, जब लीगल। राहु इलीगल भी है, गैर कानूनी चीजें कौन करता है? राहु, क्योंकि राहु ने कानून तोड़े थे। अब इस तरह से आप जिस भी चैप्टर को पकड़ते हो उसका एक राजा बन जाता है, और उस राजा के बाकी के 8 कॉम्बिनेशंस को हमें स्टडी करना होता है। समझ में आया भृगुनंदी नाड़ी क्या है? तो हम आज क्या करेंगे, पहले कॉम्बिनेशंस बनाना सीखेंगे। मेरी ये बात समझ में आ रही है जो मैंने अब तक बोली, कि हाँ जी। भृगुनंदी नाड़ी कैसे काम करती है? हैंड रेज कर दो, समझ आ रही है? किस किस को नींद आ रही है? नींद किस किस को आ रही है? भूख किस किस? चलो ठीक है, अलर्ट है। देखो बहुत सारे लोग हैं जो कैमरा बंद करके बैठे हैं, अब पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, है ना? हो सकता है खाना खा रहे हो सकता है सो रहे हो सकता है आराम से लेटे हुए एंजॉय कर रहे हो। थैंक यू दीपक जी, दीपक जी अलर्ट है। इसी बहाने किसी एक का कैमरा ओपन होगा। थोड़ा थोड़ा हमें भी आप लोगों को एक्टिव करना पड़ता है, ठीक है? तो आज अब हम सीखेंगे ग्रहों के कॉम्बिनेशंस बनाना। ओके, ग्रहों के कॉम्बिनेशंस कैसे बनते हैं? सबसे पहला होता है एक घर के जोड़े, एक घर के पेयर। ये जो मैं अब सिखाने जा रही हूं, ये सब आपको आज होमवर्क मिलने वाला है। आप सबको अपनी अपनी कुंडली पर ये करना है और मुझे भेजना है। जो लोग वाकई में सीरियस नोट्स पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, मुझे पता चलेगा क्या कर रहे हो। देखो, एक घर के जोड़े का मतलब है आपकी कुंडली में एक घर में यदि 2 या 2 से ज्यादा ग्रह बैठे हैं तो उनके जोड़े बनाने हैं। अब ये कुंडली मैंने बाय हैंड ही बनाई है ताकि आप समझ सको। बुध अकेला बैठा है, करेक्ट? मंगल अकेला बैठा है, केतु अकेला बैठा है, शनि अकेला बैठा है, गुरु चंद्र नहीं, गुरु चंद्र अकेले बैठे हैं या 2 बैठे हैं? जोड़ा। 2 बैठे। हाँ, तो गुरु चंद्र का जोड़ा बन गया, बन गया गुरु चंद्र का जोड़ा कि नहीं बना? बन गया। करेक्ट। सूर्य शुक्र के जोड़े में बैठे हैं, जोड़ा बना कि नहीं बना? बना। जी। बना। ये तो था सीधे सीधे 2 ग्रह बैठे हैं। अगर कहीं पर किसी की कुंडली में 3 या 4 ग्रह एक साथ बैठे हो, 5 ग्रह एक साथ बैठे हो, बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते? बिल्कुल। बैठ सकते। हाँ जी। तो क्या करेंगे? सूर्य, अब सूर्य गुरु मंगल चंद्र, ये किसी की कुंडली में 4 ग्रह बैठे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो सूर्य को पहले पकड़ेंगे। सूर्य गुरु का जोड़ा बना, सूर्य सूर्य मंगल मंगल का जोड़ा बना, चंद्र। सूर्य चंद्र का जोड़ा बना। सूर्य के बन गए 3 जोड़े। अब आती है बारी गुरु की। गुरु का जोड़ा, गुरु सूर्य बना, बना कि नहीं बना? बन गया। वैसे हम सूर्य गुरु भी बना चुके हैं, बराबर ही है बात, चाहे सूर्य गुरु लिखो चाहे गुरु सूर्य, अब बना दोगे, कुछ गलत नहीं होने वाला है। गुरु मंगल का जोड़ा बना, मंगल चंद्र का गुरु जोड़ा चंद्र। बना। हाँ, गुरु चंद्र का जोड़ा बना, बिल्कुल सही कह रहे हैं मनीष जी, ठीक है। अब बारी आ गई मंगल की। मंगल गुरु का बना, वो पहले ही बन चुका है गुरु मंगल करके, तो जी। नेक्स्ट मंगल मंगल चंद्र। चंद्र। मंगल चंद्र। मंगल सूर्य। मैं इसको थोड़ा और इजी करके समझाती हूँ। सपोज राम लक्ष्मण सीता हनुमान एक घर में 4 है, पेयर बनाना है। राम लक्ष्मण, राम राम लक्ष्मण सीता, राम हनुमान। राम लक्ष्मण। हनुमान। प्लीज प्लीज रवि जी रुक जाइए। राम लक्ष्मण, लक्ष्मण सीता, सीता हनुमान। अब आ गया लक्ष्मण, लक्ष्मण राम। अब राम लक्ष्मण और लक्ष्मण राम तो एक ही बात हुई ना। जी। लक्ष्मण सीता, लक्ष्मण हनुमान। अब बारी आ गई सीता की। लक्ष्मण सीता पहले ही बन चुका है, सीता लक्ष्मण बनाने की जरूरत नहीं है। राम सीता पहले ही बन चुका है, सीता राम भी वही बात है। सीता हनुमान, नया जोड़ा बन गया। हनुमान। 4 ग्रहों के 6 जोड़े बन गए। समझ में आई है मेरी ये बात, जोड़े कैसे बनाने हैं? हाथ जी। खड़ा हाँ करके जी। बताओ, ऐसे हाथ बना के भेजने हैं मेरे को। बाद में मत कहना मैडम तब समझ नहीं आई थी, मैं पूछ रही हूं आपसे। ठीक। समझ में आया? गुड। जी। चलिए अब हम समझते हैं
एक घर के जोड़े जैसा ही मैं सीधा अगला सीधा नियम भी करा रही रखिए। हूँ। प्लीज माइक्रोफोन बंद रखिए। अब मैं आप लोगों को यहाँ लिखवाने जा रही हूँ। ये जो नंबर मैं लिखवा रही हूं ना, ये डायरेक्शंस वाइज होते हैं। जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको हम बताएंगे। ये बेसिकली डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है। अभी फिलहाल अभी के लिए आप लोग क्या कर लें, इसको एज इट इज लिख लें। 1 5 9 लिखिए एज इट इज। ये फॉर्मूला है, ये वैसे डायरेक्शन बेस्ड है, लेकिन अभी कंफ्यूज हो जाओगे आप। जब आगे जाओगे तो आपको ये समझाएंगे हम। 2 6 10, ये 3 3 नंबर के जोड़े हैं, इनको लिखिए। 3 7 11 4 8 12। समझ में आया? इस ये सीरियल ले लिखे आपने 1 2 3 ऊपर से 4 5 हाँ 6 जी। 7 ऊपर से 1 5 9 2 6 10, इनके बीच में अगर आप डिफरेंस देखेंगे ना, तो डिफरेंस तो 4 4 का है, बट मोटी सी बात होती है, हर एक नंबर अपने से पांचवें नंबर को अट्रैक्ट करता है। यानी 1 से 5 5 को अट्रैक्ट किया, 5 से 9 चले। इसको सीधा लर्न कर लीजिए, 12 घरों का ही तो बंटवारा है। नहीं तो ऐसे लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नीचे की ओर 4 तक फिर ऊपर से फिर 5 6 समझ में आ रही है? लिख लिया सबने ये? हाँ जी मैम। 1 5 9। चलिए अब हम दोबारा कुंडली पे वापस आते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, 1 5 9 वालों को एक ही जगह लिख लेना। जैसे कि ये मैं आपको दिखा रही हूं, एक में तो खाली है, कुछ है ही नहीं, तो लिखने की जरूरत है क्या? जरूरत है क्या लिखने की? नहीं, कोई नहीं। जरूरत नहीं है ना। ठीक है। 5 नंबर पे सूर्य शुक्र दिख रहा है, हाँ जी। और 9 नंबर पे केतु दिख रहा है। तो सूर्य शुक्र केतु को इकट्ठा करके लिख दो। सूर्य शुक्र केतु को इकट्ठा करके लिख दो और इसके भी जोड़े बना दो। सूर्य शुक्र बना, सूर्य केतु बना, और शुक्र केतु बना। समझ में आई बात? 1 5 9 वालों को एक ही जगह इकट्ठा लिख दो। मेरी बात समझ में आ रही है? फॉर्मूला तो आपके पास है, 1 5 9, है कि नहीं है? अब एक में कुछ है नहीं, नहीं लिख सकते। 5 में है ना सूर्य शुक्र, जी। 9 में केतु, इनको इकट्ठा लिख दो, सूर्य शुक्र केतु। और इनके भी वैसे ही जोड़े बना दो जैसे जोड़े बनाने सिखाए थे। बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे? बन जाएंगे। हाँ, तो बन सूर्य जाएंगे। शुक्र, सूर्य केतु, शुक्र केतु। अब अगला जोड़ा क्या था? 2 6 10। तो 2 में क्या लिखा है? कुछ लिखा है 2 में? नहीं। 6 में क्या लिखा है? बुध। और 10 में क्या लिखा है? शनि। तो बुध शनि का जोड़ा बना? हाँ जी। बन गया। बस एक ही जोड़ा बनेगा यहाँ। अगला क्या था? 3 7 11। जी। राहु। 3 में राहु है, 7 में मंगल है, मंगल और 11 में कुछ है ही नहीं। बनेगा मैडम। मंगल राहु का जोड़ा बन गया। हम्म। अगला 4 8, 4 और 8 दोनों ही खाली हैं। 12 में गुरु चंद्र, ये तो पहले ही बन चुका होगा एक घर के जोड़ों में। समझ में आई बात? एक और कुंडली पे प्रैक्टिस करते हैं, पता चलेगा आप लोगों को समझ आया कि नहीं। ये मैंने ऐसे ले लिया। 1 5 9, एक में क्या लिखा हुआ है बताओ? राहु। 5 में क्या लिखा हुआ है? खाली। 9 में क्या लिखा हुआ है? खाली। कोई जोड़ा ही नहीं बना। नहीं बना ना। नहीं। 2 में क्या है? कुछ नहीं। गुरु। 6 में
शुक्र और में बुध बुध और शुक्र। बुध 10 में क्या है? शनि शनि तो शनि बुध शुक्र शनि, इन तीनों के जोड़े बना लो। बुध शुक्र का एक जोड़ा, शुक्र शनि का एक जोड़ा, बुध शनि का एक जोड़ा, बन गया। जी अगला 3 7 11, 3 में मंगल में है, मंगल है, 3 में मंगल है, मंगल केतु 7 में सूर्य केतु, केतु सूर्य 11 में कुछ है ही 11 नहीं। में कुछ नहीं। तो मंगल सूर्य, मंगल केतु, सूर्य केतु, ठीक है। 4 में चंद्रमा, 8 खाली, खाली है। 12 में गुरु, बन गया चंद्र गुरु। यस अब एक बात बनाओ, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया जी। सारे लोग बोलो, आया कि नहीं आया? आ गया बिल्कुल बिल्कुल आ गया। राशियां लिए ना ये, हाँ, राशियां लिए ना राशियां। आप राशियां ले लो चाहे घर ले लो, एक ही यस मैम। रिजल्ट आए, कोई आ फर्क नहीं गया। पड़ने वाला, ठीक है। अभी नए लोग हो, नंबर राशियों के ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आप लोगों ने कल तो मेरे को मुश्किल से एक स्क्रीनशॉट लेके भेजना था, वो भी बड़े कम लोगों ने, 20 25 ने भेजा है। अब आज होमवर्क करके क्या आधे लोग भेजने वाले हो, या भेजोगे सारे? देंगे आप। मैं चेक करूंगी बकायदा। अभी यहाँ पे सब लोग ऐसे हाथ खड़ा कर देंगे, भेजेंगे नहीं। कितने लोग भेजेंगे, ईमानदारी से बोलना, ईमानदारी से। मैडम हम्म। भेजेंगे जी। मनीष जी, कन्हैया जी, संजीव जी, दीपक जी, विकास यादव जी, रितु जी, अभिषेक जी, शीतल जी, सुनील कुमार जी ने अभी भेज दिया है। यहाँ नहीं भेजना है सर, व्हाट्सएप करना है। गीता जी, रवि चड्ढा जी, ठीक है, रविंदर जी, चलिए गुड, काफी नाम आ गए हैं, 10 12 नाम तो आ गए हैं। अब देखते हैं, धर्मपाल खत्री जी, 13वां नाम आ गया, विठल जी, दयाल शरण जी, गुड, अंशुमान जी, वेरी गुड, ठीक है। कम से कम 20 25 लोग तो भेजो, भेजोगे ना? वैसे तो सारे भेजो, मजा तो उसमें आएगा, है ना। तो हम कल क्लास में बताएंगे भी, चेक भी होगी, ठीक है। तो अब आज जिन लोगों ने 8 से 8:50 में ज्वाइन किया था और 8:50 से 9 में ज्वाइन किया था, उनको उनका बोनस गिफ्ट कल मिल जाएगा, जो मैंने बोला था। और 9 से 9:10 बीच के बीच में जो लोग आए थे, उन सबको भी कुछ यूनिवर्सल रेमेडीज दी गई हैं, करेक्ट। जितने लोगों ने वो मेरे को, जो मैंने मैसेज कहा था वो किया था, 8 से वो 10 मिनट वालों ने पहले, वो लोग एक बार जनरल क्या नाम से, 1 और 4 5 और 4 9 2 और 4 6 अगर 2 और किसी का 4 रह 6 गया हो 4 तो वो जरूर मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। अब ये बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैडम ने जो एस्ट्रो वाला ऐप से डाउनलोड की है, स्क्रीनशॉट जिसका भेजा है, वो हमने इंग्लिश में बना दिया, तो उसको हम फिर ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी में, या फिर से दोबारा ओपन करना पड़ेगा? देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इंग्लिश में भेज दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, सेटिंग्स में जाके अगर आप लैंग्वेज हिंदी चूज कर लेंगे, एस्ट्रो ओके। सेव ऐप से किया है ना, जी जी। हाँ, वहां सेटिंग्स में जाके अगर आप हिंदी चूज करेंगे तो हिंदी में भी मिल जाएगा। नहीं, बाय वो डिफॉल्ट इंग्लिश आता होता है। ओके ओके। नहीं, अपने साथ सिंक्रोनाइज रहेगा ना, हम लोग हिंदी का ही चल रहा है, मैच हो जाएगा हाँ, सही। नहीं तो देखो, मैंने कल ग्रहों के नाम और उनके हिंदी नाम भी बताए थे, आप हाँ जी। हिंदी में बना के भेज। ग्रह तो वही ओके। रहेंगे, मून है, एमओ है हाँ तो चंद्रमा है, एम जी। ई है मरकरी है तो बुध लिख दो, एस ओके। यू सन है तो सूर्य लिख दो, है ना। राहु है तो राहु ही लिखोगे, केतु है तो केतु लिखोगे, वीई वीनस है तो शुक्र लिख दो, ओके। right? अब मार्स है, एम ए है तो मंगल लिख दो, जुपिटर जे यू है तो गुरु लिख दो, ठीक है। जी। ठीक है, हाँ जी। एंजॉय कर रहे हो क्लास को, बोर हो रहे हो? ईमानदारी से बोलना। एंजॉय एंजॉय एंजॉय। बोर नहीं हो रहा है मैम। एंजॉय कर रहे हैं मैडम। एंजाइटी बढ़ रहा है मैडम। एग्जाइटी बढ़ रहा है? अरे, राहु क्यों बढ़ा रहे हो, केतु का विषय पढ़ रहे हो? नहीं नहीं, वो रामायण वाला जो है वो काफी कुछ नॉलेजेबल है, वो पता नहीं था पहले।
तो देखिए, पढ़ाई करने में अगर मजा नहीं आए, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, कुछ टाइम बाद बोर हो जाता है ना। टीचर्स भी नए नए तरीके ढूंढते हैं। और आप लोग तो जी बड़े जी स्टूडेंट हैं। बड़े स्टूडेंट्स का दिमाग जो होता है ना, 10-12 जगह बटा हुआ होता है। सबकी अपनी अपनी जिंदगी है। अब इस उम्र में अगर आप मुझे पिछले 1.5 घंटे से सुन रहे हैं, तो बहुत अप्रिशिएबल बात है, वो भी दिन के उस समय में जब आराम करने का टाइम है, जब आराम से टांगे फैला के सोने का टाइम है, अपनी मर्जी से बैठने का टाइम है ना। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप लोग टाइम लेकर के आए हैं, आप टाइम दे रहे हैं, तो आप उसको एंजॉय करने के लेकिन साथ आप साथ। तो मैम सभी बड़ों को सिखा रहे हो। आप भी तो सभी बड़ों को सिखा रहे हो मन से। वैसे मेरे हिसाब से हर टीचर मन से ही करता है, वरना टीचर को सेटिस्फेक्शन नहीं होती है ना। ठीक है, चलिए, ओके जी। कल मिलते हैं दोबारा, सेम टाइम रहेगा, 9 से 10:30। अच्छा, एक बात बताओ, परसों 9 तारीख है। आई नो 10 तारीख का करवा है, पास सभी का है। तो 9 तारीख को आओगे? 10 को तो मैं नहीं लूंगी क्लास। 9 तारीख को कितने लोग आएंगे? क्योंकि मैं सिलेबस उस हिसाब से खींचूंगी। मैक्सिमम लोग आएंगे। यस मैम। ठीक है, रहेंगे थैंक यू रहेंगे मैम। ओके। तो ठीक है, 10 तारीख को क्लास नहीं आएगी, दैट इज श्योर। बट 9 तारीख, अगर तो आप लोग 9 तारीख को आ रहे हो, तो मैं सिलेबस कल खत्म नहीं करूंगी, परसों खत्म करूंगी। आप लोग एक दिन और एक्स्ट्रा सीख लोगे, करेक्ट। लेकिन अगर आप ओके लोग 9 तारीख को नहीं आ रहे हो, तो मैं सिलेबस कल खत्म कर दूंगी। ठीक है। अभी अब आप में से कितने लोग हैं जिनको लगता है कि ज्योतिष में उनको आगे बढ़ना है? अगर किसी को ऐसा इंटरेस्ट आ रहा हो, तो मुझे मैसेज जरूर करना, मैं बात करूंगी। ठीक है, चलिए, ठीक है जी। राधे थैंक राधे यू। जी, कल ठीक मिलते है, हैं। नमस्ते मैम। राधे ठीक राधे। है। राधे 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 मैम। राधे राधे शुभ राधे। रात्रि। राधे 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 मैम। मैम। राधे राधे जी। राधे राधे। थैंक यू मैम।